नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। 2011 अपनी आखिरी दहलीज पर है। पूरे साल हमने तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा की। खासतौर से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्यक्रम के जरिए हमने एक समानांतर मुहिम को पूरे साल जारी रखी और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारे ग्रुप एडिटर NK सिंह ने टीम लीडर की भूमिका निभाई। यूं तो आपसे जुड़े हर पहलू और मुद्दे को हमने छुआ, पर साल के 10 कार्यक्रमों की कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो जागरूकता पूरे वर्ष आपके भीतर तमाम सरोकारों को लेकर बनी रही, जिस तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े और अपनी राय व सुझाव का आदान प्रदान किया, उसे एक बार आप फिर से याद करें ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पोस्टमार्टम विशेष की। जो स्थितियां हैं वो क्यों सवालों के घेरे में ले रही है, अंकुश लगाने की बात CAG पर क्यों की जा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष कश्यप जी, संसदीय मामलों के जानकार हैं। सुभाष जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे याद है कि जब आप सेक्रेटरी जनरल होते थे, मैं पार्लियामेंट कवर करता था, CAG की रिपोर्ट आती थी और किनारे रख दी जाती थी, कोई उसको नोटिस नहीं लेता था। एक डिबेट का भी रस्म अदा किया जाता था, बहुत सीरियस नहीं। आज जब ये संस्था काम करना अपना शुरू कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, या मीडिया अपना काम कर रही है, ऐसे में अटैक इन इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा हो रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि एक सीरियस डिबेट की जरूरत है कि कम से कम इस तरह की संस्थाओं पे जो प्रजातंत्र को मजबूत कर रही हैं, उनके वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही हैं, इस तरह के आरोप कम से कम सरकार की तरफ से ना लगें? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये सहमत नहीं हूं कि पहले उठाकर रख दिया जाता था। देखिए, पहले सबसे मुख्य बात ये थी कि PSC जो काम करती थी वो नॉन पार्टी बेसिस पर काम करती थी, और जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते थे वो भी सरकार को बहुत क्रिटिकल नजरों से देखते थे और जो गलत होता था उस पर कमेंट करते थे। और PSC की रिपोर्ट यूनानिमस मानी जाती थी, इसलिए उस पर प्राय बहस नहीं होती थी और वो जो कि जो मान ली जाती थी। CAG ने डिमांड किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का भी अकाउंट का लेखा जोखा करने का CAG को अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसे समय में जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक पूरा का पूरा जज्बा उठा है और पूरा का पूरा कल्चर बदल रहा है, क्या ये जरूरी नहीं है कि CAG को ये पावर्स दिए जाए? बिल्कुल दिए जाने चाहिए, क्योंकि जहां भी पब्लिक स्पेंडिंग इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा जहां भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में गवर्नमेंट का पैसा भी होता है जी, तो जहां भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है वहां C&AG को पूरा अधिकार होना चाहिए उसकी जांच करने का। कि पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको दफनाने की प्रक्रिया वो होनी चाहिए जिसमें उसकी आस्था रही है। आप या अमेरिकन प्रेसिडेंट जज नहीं है, आप ये जज नहीं करेंगे कि किसने किसको मान्यता दी है। लिहाजा जब आपने मार दिया तो आपका रिटेलिएशन वैलिड था, लेकिन मारने के बाद उसको मुस्लिम समाज किस तरह लेता है ये आपका ठेका नहीं है। ये पहली बात तो ये कि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों लोगों को मारने और मरवाने के बाद भी हिंदू या मुसलमान बना रह सकता है, ये भी तो एक विचार का बहस हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराधी और पूरे विश्व के लिए कुख्यात, पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया हो, तो उसका क्या कोई धर्म, मत, मजहब बचा है? इस दृष्टि से इस पर मैं समझता हूं कोई बहस की गुंजाइश नहीं। मुसलमानों का प्रतिशत दुनिया में करीब 1:5 20% है, और ऐसे में मुसलमान को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अगर वो कह रहा है कि नहीं हम इनकी मजार बनवाएंगे, तो आप कौन होते हैं जो कि इसको रोकें? प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और एक सच्चे भारतनिष्ठ होने के नाते मैं भी मुसलमानों की भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन कोई भी सच्चा मुसलमान ये नहीं मानने को तैयार होगा कि बिन लादेन किसी भी सूरत में उसके भीतर कोई भी इस्लामी तत्व बचा था, वो मानवता का हत्यारा था, और इसलिए उसे किसी मजहब में माना जाना ये ठीक नहीं होगा।
विकीलीक्स का मालिक या तो पागल हो चुका है या फिर ये व्यक्ति हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर हमारी पार्टी व सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर इस किस्म की शरारतें कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ साथ विकीलीक्स के मालिक को उसके देश की सरकार से उसे पागल खाने में भिजवाने के लिए आग्रह करती हूँ। इंडियन मीडिया इतनी मेंटली दिवालिया हो गई है कि विकीलीक्स के एक अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लो आईक्यू के लोग बैठे हुए कोई चिट्ठी पत्री करते हैं, अपनी नौकरी करनी है उनको, तो कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस भेजते हैं और इंडियन मीडिया उसको लेके चला देता है। शायद इस मीडिया को सतीश चंद्र मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा, आईपीसी की धारा 499 के तहत जो इसको पब्लिश करता है, टेलीकास्ट करता है, वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि असांजे है, जितना विकीलीक्स है और जितना अमेरिकन एम्बेसी है। इसका मतलब अगर वो मुकदमा करे तो बिल्कुल सही होगा वो मुकदमा, और सीधी सी बात है कि मुकदमा करना चाहिए। इंडियन मीडिया बहुत ही गंदे लाइट में देखी गई जब विकीलीक्स के आधार पे आप अपनी स्टोरीज बनाने लगे। एक अमेरिकन एम्बेसी में कुछ बैठे लोग जिनके संसाधन आपसे कहीं 10वां हिस्सा भी नहीं है। हम ये आग्रह करेंगे इंडियन मीडिया से कि कम से कम आप अपने बाजुओं पे, अपने दिमाग पे भरोसा रखें, किसी विकीलीक्स पे ना रखें, और अगर आप अपना दायित्व पूरी तरह निभाएं तो इस तरह की खबरें विकीलीक्स में जो आ रही हैं ये कतई नहीं जानी चाहिए। आप अपने सोर्सेस से लें, आप दरियाफ्त करें कहां है मायावती का जेट प्लेन, आप निकाल के दीजिए। अगर ये खबर देते हैं तो ये खबर हुई। तो इसलिए मैं आगाह करूंगा कि इंडियन मीडिया इससे बचे। और किसी तरह से ये डब्बा जो है वो सोने नहीं दे रहा। इस डब्बे को तो बंद कराओ ना। देश की बात है, क्या आदिवासी का हो रहा, कहां बाढ़ आई हुई है, कहां तबाही मची हुई है। पूरा गंगा और पूरा कोसी और सब जगह पानी पानी, और जो गरीब आदमी है वो अपनी जान। मैं वही कह रहा हूं कि पूरे देश भर में तबाही मची हुई है, तबाही मची हुई है, लेकिन डब्बे को फुर्सत नहीं है। इसको फुर्सत दिलाओ। आप ठीक काम किया, आपने 3 सुझाव दे दिए, माने लेते, अभी मान लो। कहां झंझट करते हो, अभी तैयार हो जाओ। नारायण स्वामी, हम अभी तैयार हो जाते हैं। डब्बे से ही कहते हैं ये तू ले ले। सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ न्यूज, और हम लोग को ही गाली दिलवा रहे हो, गाली दे रहे हो। भारतीय मीडिया किसी नेता की, किसी संसद की जिरात नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। भारतीय मीडिया जो खड़ी है, नेताजी आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय मीडिया संविधान के 19(1)(a) के तहत आती है। आपकी हैसियत में नहीं है कि इस पे नकेल कस सके। ना हो हिम्मत तो एक बार करके देख लीजिए। आज सड़क पे जब जाएंगे तो आपको शायद बचना पड़ेगा चप्पल जूतों से, हम जाएंगे तो स्वागत होगा। शरद यादव ने बहुत नाराजगी एक्सप्रेस की, लालू यादव ने बहुत कहा। शरद यादव ने तो यहां तक कहा, बल्कि आप लोगों के लिए एक मैसेज है। शरद यादव ने कहा कि इस डिब्बे को बंद कीजिए, मतलब कि आप लेजिस्लेशन लाके इंडियन मीडिया पे शिकंजा कसिए। मेरे ख्याल से आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, अब आप बताएं कि क्या ये मुनासिब है। आप तो एक सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की है जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरह के अटेंसेस पार्लियामेंट में देना, और ऐसे वक्त पे जबकि जनता में पॉलिटिकल क्लास का बहुत अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों की तस्वीर को ये नेगेटिवली पेश करेगा बजाय इसके कि पॉजिटिव हो। देखिए, मैं शरद यादव जी या लालू यादव जी के ऑन बिहाफ बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के बिहाफ पे है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। अब आप मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे, आप ही बोले जा, क्या बोलूंगा। मीडिया को अधिकार है कि वो जो चाहे दिखाए, संविधान के तहत मुझे कोई एतराज नहीं है। मीडिया अगर कुछ दिखाना चाहता है, ये तो मीडिया की अपनी जिम्मेदारी है कि मीडिया का कॉन्शियस और मीडिया का ज़मीर उसको किस बात की इजाजत देता है, किस बात की इजाजत नहीं देता। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन इतना बड़ा होता है और इसमें हमें आरोप लगाया जाता है कि हम एक तरफा हो गए हैं, तो मुझे कबूल है, भारतीय मीडिया को कबूल है, इस तरह के आप पॉलिटिशियंस आरोप लगाते रहें, हम हमेशा दिखाएंगे, हम जनता से अपील करेंगे कि इस तरह के आंदोलन में आप आगे आए, हम आपके साथ हैं।
साल से लगातार 12% का ग्रोथ रेट हो रहा है जीएसडीपी पे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये हो रहा है और आप इसको मनी भी ट्रांसफर कर रहे हैं सोसाइटी को, तो फिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन ये कह रहे हैं विवेक देवराय साहब और ये लविश भंडारी कि करप्शन फ्री है। हम ये जानना चाहेंगे कि किन पैरामीटर्स पर आप करप्शन आंक रहे हैं, किन पैरामीटर्स पर आप आंक रहे हैं। अभी हमारे साथ लविश भंडारी जी हमारे साथ खास मेहमान आज के जुड़ चुके हैं। आप इंडिकस एनालिस्ट के अध्यक्ष भी हैं। लविश भंडारी जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। नमस्कार जी। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह भी है। जी एनके, अगर मान लीजिए आपने एक किताब लिखी है, आपने मेहनत से, और आपका पूरे कंट्री में हम लोग आपको काफी क्रेडिबल आपका रिपोर्ट मानते हैं, ऐसे में जब इंटेंजिबल्स पे सिर्फ ये कि नीतीश कुमार ने कुछ फैक्ट्स दिए, एक कानून बना दिया और कुछ एक आध आदमियों को पकड़ लिया, इसकी वजह से करप्शन, आपने खुद कहा है कि इसके रिजल्ट्स तो कई ईयर्स में आएंगे। तो ऐसे में हम कैसे मान ले कि आपकी रिपोर्ट से करप्शन, हाँ इंटेंशन हो सकता है या रेबल राउजर भी हो सकता है कि जनता को खुश करने के लिए आपने फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, करप्शन के खिलाफ सबको खत्म कर देंगे, ये वाली स्टाइल अपनाई हो और एक कानून बना दिया हो। लेकिन टेंजिबल टर्म्स में अभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा है जिसको बिहार में हम कह सके कि रियल टर्म्स में करप्शन कहीं भी 1% भी एलिमिनेट हुआ हो। देखिए, ये जो हमने जो जिस एक मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमने ये करा है कि हम अगर सब स्टेट्स को देखें, सब स्टेट्स जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिनकी लड़ाई सबसे ज्यादा स्ट्रांग रही है, और वो पिछले 5 साल के अंदर गुजरात और बिहार की रही। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर से देखेंगे कुछ बचे हुए कार्यक्रमों की झलकियां।